गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे, अभी तक आपने जो सोना कहानी पढ़ी उसमें आपने देखा कि कैसे छोटी सी हिरनी महादेवी वर्मा जी के घर में आई और वहीं पर उनके अन्य पशु पक्षियों के साथ खेलती हुई अब जीवन में आगे बढ़ती गई। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपना अंतिम समय भी महादेवी वर्मा जी के घर में ही बिताया। और अब कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह की या क्रोध की मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है, क्रोध करते ही भयभीत होकर दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर खड़ा हो जाता है और पालने वाले को देखना शुरू कर देता है, मानो पूछता हो, क्या यह उचित है? यह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति उतारने से उसकी विशेष चेष्टाएं रहती हैं। मेरी बिल्ली गोधली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि से को देखकर बहुत रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सखा भाव स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्लियाँ उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता तो कोई पैर, और जब इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौंकड़ी भरकर भागती और वे सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर हिरण शावक से सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के रोएं ताम्रवर्ण झलक देने लगे, टांगें अधिक सुडौल हो गईं, कालेपन में चमक आ गई, ग्रीवा लचीली हो गई, पीठ में उभार वाला उतार चढ़ाव आ गया। सब कुछ दिखाई देने लगा ऐसे, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों में थी। चारों आंखों के नीचे काजल जैसी गोल गोलक आंखें, और जैसे ही उसके साथ दृष्टि मिलती मानो नीलम के बल्बों से विद्युत का स्फुरन होता। संभवतः अब उसमें वन और स्वजाति की स्मृति संचार जागने लगा था। अतः प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची कर कर आप किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। बसंती हवा बहने पर वह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो जाती। शैशव के साथियों और उसकी उछल कूद में अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में के एकांत में जाकर 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही और फिर उसने लघु जीवों में घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी थी। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। अब से सोना के दिन के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के साथ लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत और गोधली को तो अपने बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े हो जाने पर, उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस बुद्धि की उपलब्धि में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौंकड़ी मारती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब वह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया तब वह उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आईं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो सब जाने वाले ही थे, परंतु जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैसर्गिक कार्यक्रम भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था।
पैदल आने जाने के निश्चय के भाव से बद्रीनाथ की यात्रा में पूरा ग्रीष्मकाल समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले में के द्वार पर आकर खड़ी हुई, तब पिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधली कूद कर कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह इस उल्लास व्यक्त करने नहीं आई? मेरे सिर के ऊपर छलांग क्यों नहीं लगा रही? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे ऐसा कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे आभार से हो गई थी। इधर उधर वह खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई से उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी, और बस यही उसकी अंतिम सांस थी और उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि कभी हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग में हिरन ही